orchestrator of the impossible, visionary and braveheart, giant amongst giants, India's favorite son. Panditji, Chacha Nehru, or as Bapu affectionately called him, Jawahar. As I walked round the site, I thought that these days the biggest temple and mosque and gurdwara is a place where man works for the good of mankind. Bhakra Nangal, Bhabha Atomic Research Center, AIMS, the IIMs, IITs, DRDO, Nehru's temples of modern India are living symbols of his vision and belief in the talent and potential of India and its people. What has Nehru contributed to India seems to be the favorite question of those who are preoccupied with rewriting history and undermining Panditji's political, social, economic, and diplomatic achievements. Ironically, the very fact that they can question this legacy is Nehru's greatest contribution to India. He has willed to us the legacy of the freedom of thought and expression, the legacy of fair debate, the legacy of secularism, the legacy of political magnanimity, and the legacy of democracy. Pandit Nehru's legacy is ours. What we are today, we owe in great measure to him. This is his story. अब हम नेहरू जी के बचपन का देखते हैं वीडियो जिसको तुषार अवस्थी ने तैयार किया। एक इंसान का कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी उसके चाइल्डहुड पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। वो जो भी बचपन में फील करते हैं, जो भी देखते हैं या जो भी सुनते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को डेवलप करने में काफी मदद करता है। तो आज हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि जवाहरलाल नेहरू के चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ। नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक बैरिस्टर थे और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम था स्वरूप रानी, जो मोतीलाल नेहरू की दूसरी बीवी थी। नेहरू जी की 2 छोटी बहनें भी थीं। वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए थे जो काफी प्रिविलेज था। उनके फादर ने उनके बचपन की पढ़ाई घर पर ही करवाई थी। बचपन में उनका इंटरेस्ट साइंस और थियोसॉफी में काफी था। उनके इस थियोसॉफिकल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना शुरू किया। बाल राम नंदा के अनुसार ये स्क्रिप्चर्स नेहरू के पहले इंट्रोडक्शन थे रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया से। इन स्क्रिप्चर्स के कारण नेहरू को एक इनिशियल इम्पल्स मिला था फॉर हिज लॉन्ग इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट, जो कल्मिनेट हुए थे भारत एक खोज की फॉर्म में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का बचपन भी बाकी बच्चों की तरह ही था। एक किस्सा ये है कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता के पास 2 फाउंटेन पेन्स थे। उनमें से एक पेन उन्होंने ले लिया था। वो पेन्स काफी ज्यादा कीमती थे और जब उनके पिता को पता चला कि एक पेन गायब है तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू करा। जब पता चला कि वो पेन नेहरू जी के पास है तो उनके पिता को काफी गुस्सा आया और उनको काफी मार भी पड़ी थी। नेहरू जी के बचपन का एक मजेदार किस्सा यह भी है कि जब घर में किसी का भी ध्यान नहीं था तब वह अपने पिता का एक अरबी घोड़ा लेकर घुड़सवारी पे चले गए थे। जब घर वालों को पता चला कि नेहरू जी और घोड़ा दोनों ही घर में नहीं है, तब घर वालों ने फिर से खोजबीन शुरू करी। थोड़ी देर बाद घोड़ा तो वापस आ गया था, लेकिन अकेले। उसने नेहरू जी को कहीं बीच सड़क पर छोड़ दिया था। और ऐसे ही कई किस्सों के साथ नेहरू जी का बचपन बीता था।
बहुत बढ़िया। और उसके बाद अब हम लोग अगली वीडियो देखते हैं। अगली वीडियो ये है कि नेहरू जी का जो आज हम इंस्टीट्यूट देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें नेहरू जी की क्या एक भूमिका थी, या किस 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 तरह का उन्होंने एक सोच बनाई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेके। तो अंजलि की ये वीडियो जरूर देखते हैं, अंजलि चौहान की वीडियो। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। नेहरू जी की संस्कृति की समझ को उनके इन शब्दों में समझा जा सकता है। नेहरू जी अपने एक भाषण में कहते हैं, भारत एक बुनियादी एकता वाला देश है, लेकिन धर्म, सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन जीने के तरीकों में महान विविधता। यह एकता केवल एक दूसरे के लिए सहनशीलता और सम्मान से है। साथ ही उनका कहना है कि उनके अनुसार शिक्षा केवल शिक्षाविदों और विद्वानों के अध्ययन के बारे में नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और ऑलराउंडर डेवलपमेंट के बारे में है। अपने इसी विचार को शक्ल देते हुए नेहरू जी ने ललित कला अकेडमी और साहित्य अकेडमी की स्थापना में मदद की और बाद के पहले अध्यक्ष बने। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा केवल शिक्षाविदों तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक योगदान के लिए भी ज़रूरी है। नेहरू जी ने देश में शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल (AIIMS) जैसे कई संस्थानों की स्थापना कराई। नेहरू जी विज्ञान पर दृढ़ता से विश्वास करते थे और आज़ादी से लगभग एक दशक पहले वे देश को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की तैयारी करते हुए 1937 में हो रही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की मीटिंग में बोले, राजनीति ने मुझे अर्थशास्त्र की ओर अग्रसर किया और इसने मुझे विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारी सभी समस्याओं के लिए, अकेला विज्ञान ही था जो भूख और गरीबी की इन समस्याओं को हल कर सकता था। पागलपन, अशिक्षा, अंधविश्वास और परंपराओं को समाप्त कर बेकार चल रहे विशाल संस्थानों को खत्म कर सके, जिससे एक अमीर देश में लोगों को भूखा न सोना पड़े। इसके बाद मार्च 1938 में उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद से बात की, हमें समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वे अकेले राजनेताओं द्वारा हल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनके पास दृष्टि या विशेष ज्ञान नहीं है। वे अकेले वैज्ञानिक द्वारा हल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे ही करने की शक्ति नहीं है। वे दोनों के सह संचलन से हल हो सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में विज्ञान और आधुनिक तकनीक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, वह आज़ादी से पहले ही नेहरू द्वारा शुरू की जा चुकी थी। आत्मनिर्भर विज्ञान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देते हुए भारत की पहली नेशनल लेबोरेटरी द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की आधारशिलता 4 जनवरी 1947 को रखी गई। इसके बाद 17 लेबोरेटरी का एक नेटवर्क सेट किया गया और विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधानों के विकास पर जोर देते हुए नेहरू जी ने खुद विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष। रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए भी कदम उठाए गए ताकि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सके। इसके तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की स्थापना की गई, जिसमें मिसाइल, एक्सप्लोजिव और रक्षा संबंधित इन्वेंशन किए जा सके। 1948 में डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई और इसके बाद 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना और थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चर फैसिलिटी की स्थापना की, जहां 1963 यानी कि एक साल बाद पहला रॉकेट लॉन्च किया गया और अब 50 साल बाद मंगल ग्रह मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेहरू जी के विज्ञान प्रेम ने इस विशाल सफलता को संभव बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहरू जी की विरासत देश के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और लेबोरेटरीज में रहती है।
जो युवा को ज्ञान और कौशल से लैस करती है, साथ ही देश को आगे बढ़ने में मदद करती है और बढ़ा रही है। बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई और अंजलि ने। और उसके बाद अब जो हम नेहरू जी के थोड़ा विजन को समझने के लिए और एक हमारे पास वीडियो है जिसमें पिता के अपनी पुत्री को चिट्ठी है, जिसमें इंदिरा गांधी के जो उनकी बेटी थी उनके जो चिट्ठियां हैं उनके जवाब दिए, एक बच्चे के जवाब, उनकी क्यूरियोसिटी के जवाब, और उसी से हमें कहीं ना कहीं उनका भारत को लेके एक विजन भी पता चलता है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। पिता के पत्र महज एक किताब का नाम ही नहीं, बल्कि एक पिता की भूमिका में बेटी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के वो पत्र हैं जो सभ्यता की सबसे सुंदर और सरल व्याख्या करते हैं। इन पत्रों के संग्रह लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नाम की पुस्तक में छपे, जिसके बाद में प्रेमचंद ने हिंदी में अनुवाद किया। इस किताब में जो पत्र हैं जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में लिखे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी सिर्फ 10 साल की थी। 2 साल यूरोप में रहने के बाद 1927 में जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू और इंदिरा मद्रास के रास्ते भारत लौटे। जहाज के ऊपर खड़ी इंदिरा ने पिता नेहरू से कई सवाल किए। यह संसार कैसे बना, तरह तरह के जीव कैसे बने, मनुष्य सभ्यता कैसे विकसित हुई, अलग अलग राष्ट्रीय धर्म जाति कैसे बनी। अनेक सवाल इंदिरा के जहन में उठ रहे थे और वह पिता नेहरू से पूछ रही थी। जब 1928 में गर्मी आई तो इंदिरा गांधी मसूरी में थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। इस दौरान उन्होंने इंदिरा को 31 पत्र लिखे। इनमें से इंदिरा के उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो वह उनसे अक्सर पूछा करती थी। उन्होंने अपने पहले पत्र में लिखा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। नेहरू ने बेटी इंदिरा को खत में लिखा, तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। नेहरू ने इंदिरा को लिखे खत में सभ्यता की परिभाषा भी बताई और साथ ही उन्होंने किशोरी इंदिरा को इस बात की जानकारी भी दी कि आखिर समाज में सभ्य कौन है। उन्होंने लिखा, आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। नेहरू ने मजहब के बारे में बताते हुए लिखा, मजहब पहले डर के रूप में आया और जो बात डर से की जाए बुरी है। तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ में शामिल रामायण और महाभारत को लेकर भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्रों के जरिए बताया था। उन्होंने लिखा था, रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान के बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनका बहादुर सरदार था। मुमकिन है कि रामायण की कथा
आर्यों और दक्षिण के आदमियों की लड़ाई की कथा हो, जिनके राजा का नाम रावण रहा हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं। नेहरू ने रामायण की तरह ही महाभारत के बारे में लिखा। महाभारत रामायण के बहुत दिनों बाद लिखा गया। ये रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये आर्यों और दक्षिण के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी ये बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। इस तरह इस संसार में जाति, जवान, कौमें, खानदान या जाति का सरंगना कैसे बना, इसके बारे में भी उन्होंने अपने खत में लिखा। साथ ही चीन और भारत के रिश्तों पर भी इन खतों में प्रकाश डाला गया। नेहरू ने हमेशा इंदिरा को बताया कि यह दुनिया रहस्यों से भरा संसार है। नेहरू ने जो खत इंदिरा को लिखा वह वाकई सभ्यता और संस्कृति को समझने का सबसे सरल तरीका था। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो रही, निराली और दीपक ने मिलकर बनाई थी ये। अब एक आखिरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम सोहेल हाशमी जी से बात करेंगे। ये शाहीन ने बनाई है, उसके ख्वाबों की खुशी। शाहीन और संजू ने मिलकर बनाया है इसको, और उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो तुषार ने किए हैं। वो देखते हैं उसके ख्वाबों की। Democracy is good. I say this because other systems are worse. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन ये अधिक उचित होता यदि वो मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसे ही नेहरू के लिए साहिर कहते हैं, वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमख्वार रहा। नेहरू का मानना था कि भारत को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र तरीका है लोकतंत्र। He was completely a democratic. He believed in social equality, protecting the environment and strengthening the social safety net through liberalism. सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए उम्र भर सूरते ईसा जो सरेदार रहा, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उखुवत का परस्तार रहा। नेहरू को हमेशा से लगता रहा कि भारत को दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बस इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए एक नौजवान जो हमेशा शहजादा की सी जिंदगी जीता आया निकल पड़ा। नेहरू ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 10 साल जेल में बिताए। पूर्ण स्वराज का सपना भी उन्हीं का था। आराम हराम है, उन्होंने कहा। जिसकी नज़रों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर एक सांस नए अहद का मैमार रहा। Model of development, education, science, technology, he would always believe, he would always accept new thoughts, new dimensions. Non-alignment was one of the major components of his model of development. नेहरू आज हम लोगों के दरमियान नहीं है, पर यकीनन उन्हें हमेशा इसी तरह से याद किया जाएगा। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है,
मौत और जिस्त के संगम पे परेशान क्यों हो, उसका बख्शा हुआ सहरंगे अलम लेके चलो, जो तुम्हें ज़्यादाए मंजिल का पता देता है, अपनी पेशानी पर वो नक्शे कदम लेके चलो, वो जो हमराज रहा हाजिरो मुस्तकबिल का, उसके ख्वाबों की खुशी रूह का गम लेके चलो, उसके ख्वाबों की खुशी रूह का गम लेके चलो। धन्यवाद शाहीन। सर, आज हमारी जो चर्चा हुई थी पहले आपसे जब इस कार्यक्रम की बात हुई थी, तो उसमें यह था कि नेहरू जी का जो विजन था हिंदुस्तान को लेके, और आज जो हम जिस स्थिति में हैं, और स्पेशली जब एक नया एक देश आजाद होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस होते होंगे एक प्राइम मिनिस्टर के सामने, थोड़ा उस पर आप थोड़ा चर्चा करें। और जी, आप तो जानकार है नेहरू जी के काफी अच्छे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपसे मैं कुछ बातचीत कर सकूं आप लोगों से। पर मैं अभी ये जो छोटे छोटे वीडियोस नौजवानों ने बनाए उन्हें मैं देख रहा था, तो मैं समझता हूं कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं सोच के आया था मैं सारी बातें करूंगा, वो सारी तो इन वीडियोस में आपने बता दी, लेकिन उसको और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। और आखिरी वीडियो या उससे पहले वाले में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई, जिसमें पंडित नेहरू ने कहा कि लोग मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहते हैं, और मैं अपने आप को हिंदुस्तान का प्रथम सेवक समझता हूं। आप लोगों ने प्रधान सेवक के बारे में तो सुन लिया। यस सर। तो ये जो आजकल जो लोग हैं, इनके पास कोई नया आइडिया नहीं है, ये लगातार चोरी करते हैं, और वो चोरी करते हैं पंडित नेहरू से। ये मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है पंडित नेहरू को, कि वो लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो जो कुछ कर रहे हैं वो पंडित नेहरू की नकल कर रहे हैं। जो जैकेट पंडित नेहरू पहना करते थे वो मोदी जैकेट बन गई। यस। वो पंडित नेहरू ने कहा था कि मुझे प्रथम सेवक कहो, फर्स्ट सर्वेंट। अब ये फर्स्ट सर्वेंट तो बनने को तैयार नहीं है, रहेंगे तो प्रधानमंत्री, तो कहने लगे मैं प्रधान सेवक, सेवकों में सबसे बड़ा हूं, रहेंगे सबसे बड़े। तो इनमें वो जो एक मिनिमम ह्यूमिलिटी होती है, और वो ह्यूमिलिटी जो संघर्षों से आती है, जो अवाम के साथ रोज पिसने से खटने से आती है, जो ये समझने से आती है कि ये इस मुल्क के लोग कितने दबे कुचले, कितने पिछड़े, कितने साल से 200 साल की गुलामी से निकले हैं, उनकी क्या समस्याएं। वो जो ह्यूमिलिटी है, वो जो विनम्रता है, वो नहीं है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं। तो मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, जिनमें से कुछ चीजों का जिक्र आ चुका है, पर मैं उनको सिलसिलेवार जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद। फिर 1951 में इलेक्शन हुआ, और वो 1964 तक प्रधानमंत्री। 1948 में IIT का आइडिया आया, और उस वक्त पंडित नेहरू के जहन में ये बात आई, और वो लोग जो देश को आजाद करके और अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे और एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते थे, उन्होंने समझ लिया कि जब तक हमारे पास हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं होंगे, टेक्नीशियंस नहीं होंगे, तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हमको इस मुल्क में जिनका हल करना है, उसके लिए हमारे पास ट्रेन्ड वर्कमैनशिप नहीं होगी, ट्रेन्ड वर्कर्स नहीं होंगे, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस नहीं होंगे। तो IIT की बुनियाद 1948 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और जिसने ये तय किया कि 5 साल में हिंदुस्तान में अगले 5 साल में क्या होगा, उसकी योजना बनाई। उस योजनाओं से क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊं। तो
उद्योग के क्षेत्र में क्या करना है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या करना है, शिक्षा के स्तर पे क्या करना है, स्कूल कॉलेज एजुकेशन में क्या करना है, साइंस विज्ञान की एजुकेशन में क्या करना है, कला के क्षेत्र में क्या करना है। इन तमाम क्षेत्रों में बैठ के मुख्तलिफ एरियाज के एक्सपर्ट्स बैठ के प्लान करते थे, योजना बनाते थे और 5-5 साल के प्लान बनते थे। ये 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। 1951 में ITIs बनाए गए। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, जहां पर स्कूलों को पास करने के बाद, मिडिल स्कूल करने के बाद, 10वीं क्लास करने के बाद बेसिक टेक्निकल स्किल, इलेक्ट्रीशियंस की, लेथ ऑपरेशंस की, कारें मरम्मत करने की, ट्रैक्टर्स फिक्स करने की, वेल्डिंग की, ये सारी स्किल जिनके बिना कोई भी बड़े से बड़ा उद्योग नहीं चल सकता, उसके लिए नौजवानों को ट्रेन किया जाए, तो ITIs बनाए। 1952 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उस वक्त तक पूरे देश में एक भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था जो बड़ी बीमारियां, जिसमें इस मुल्क में लाखों लोग हर साल मरते थे, उनके ऊपर रिसर्च की जा सके और उनके लिए दवाएं बनाई जा सके और उसके ट्रीटमेंट का एक पूरा का पूरा निजाम बनाया जा सके। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1952 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। 1955 में भिलाई स्टील शुरू हुआ। 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जब हम आजाद हुए तो पेट्रोल और डीजल बेचने वाली सारी कंपनियां विदेशी थी। वो या अमेरिकन थी, या ब्रिटिश थी, या डच थी। और ये 1971 के आसपास कहीं उन सबका राष्ट्रीयकरण करके, उससे पहले एसओ और कॉलटेक्स और ये सब हुआ करता था, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन हम अपने देश में खोजबीन करें, ढूंढें कहां हमारे देश में तेल है, उसे निकालें ताकि इंपोर्टेड ऑयल से हम लोग और उसके ऊपर जो उसका जो खर्चा होता है उससे हम बच सकें। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना 1956 में। अभी आपके किसी एक वीडियो में किसी ने जिक्र किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ये 1958 में। DRDO सिर्फ वो बहुत सारा काम करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि DRDO में बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हैं जो आजकल हमारे रोजमर्रा के काम हैं। बहुत सारी चीजें जो बनी थी फौजियों के लिए जो सेनाओं पे जो सीमाओं पे तैनात हैं, लेकिन उसका एक रोजमर्रा के जीवन में भी इस्तेमाल था। तो वो चीजें, वो बहुत सारी चीजें जो DRDO में विकसित हुई हैं, उनको आजकल हम अपने जीवन में रोज उनका इस्तेमाल करते हैं। 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब आजकल बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हमारे पास विदेशों से आ रहे हैं, लेकिन 1961 में पंडित नेहरू जब तक जिंदा थे, उन्होंने उनकी पहल के ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई ताकि बड़े बड़े जो उद्यम हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके लिए मैनेजर्स ट्रेन किया जाए। 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना, और 1964 में अभी आपसे जिक्र किया गया इसरो की। तो स्पेस रिसर्च, हेवी इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग, शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र, हेल्थ, इन सब के बारे में पूरे देश में क्या होगा, कैसे प्लान होगा, कैसे विकास होगा, इसके बारे में योजना बनाने के लिए, इन सब के बारे में इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सोचा बल्कि उन संस्थाओं की स्थापना करने में पहल की जो पिछले 70 साल से इन तमाम चीजों की देख रहे थे। आज इन सब लोगों के पास ये पका पकाया आ गया है। हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, पर मंगल ग्रह की जो पूरी योजना है वो कल नहीं बनी थी, पिछले 5 साल 6 साल पहले नहीं बनी थी।
जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जंग नहीं बनी थी, ये सबसे पहले हो चुका था। वो सब कुछ हो रहा है जो पिछले 70 साल से धीरे धीरे, और वो किस विकट स्थिति से हम लोगों ने उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को बनाया है, उन्होंने कहां से निकाल के हमको यहां तक पहुंचाया है, ये याद रखना। ये सब कुछ पका पकाया मिल गया, हम तो अब बहुत बड़े विश्व शक्ति बनने वाले हैं, लेकिन ये दावा करने के लिए जमीन आपको मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बेसिक आंकड़े जिनको आप अपने जीवन से जोड़ के देखो। जब हम आजाद हुए तो उस वक्त पूरे मुल्क में 2 लाख प्राइमरी स्कूल थे 1950-51, 2 लाख पूरे मुल्क के अंदर, और उसमें वो भी थे जो सरकारी थे और वो भी थे जो प्राइवेट थे, वो भी थे जो रिकॉग्नाइज नहीं थे, तमाम तरह के। 1995-96 तक, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 95-96 की, क्योंकि 98 में वाजपेयी जी की पहली गवर्नमेंट बनी, 98 में, मैं उससे पहले की बात, जब तक 60 लाख प्राइमरी स्कूल, 13,000 मिडिल स्कूल थे 1951 में, वो 1,71,000 हो गए 95-96। ये इस नजर से देखना जरूरी है कि 1947 में इस देश में केवल 23% लोग पढ़ना लिखना जानते थे, और उसमें औरतों, पढ़ी लिखी औरतों की संख्या बहुत कम थी, इसमें बड़ा हिस्सा मर्दों का था, बहुत बड़ा गैप था। और जब राजीव गांधी जमाने में प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरू किया गया, मैंने उसके साथ कुछ वर्ष काम किया है, उस वक्त हमने 50% साक्षरता का आंकड़ा पार किया। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी, और स्कूल थे ही नहीं। और वो लोग जो 1947 में 15, 14, 15, 13 साल के थे और स्कूल नहीं जा पाए थे, 12 साल के थे, 10 साल के थे, उनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्कूल ही नहीं थे। और जब तक प्राइमरी एजुकेशन का एक सिस्टम स्थापित हुआ, उस वक्त तक हमने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ी एडल्ट्स की आबादी ऐसी है जिनको स्कूल में जाने का, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर लिटरेसी कैंपेन बड़े योजनाबद्ध ढंग से शुरू किया गया। अब आप ये देखें कि 1951 में जब हमारे मुल्क की आबादी शायद मेरा ख्याल है 40 करोड़ के करीब थी, और उसमें आधे तो बच्चे होंगे, 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे होने चाहिए थे, जैसे हमारे देश की आबादी, यंग आबादी है। उसमें से आधे और कम कर दीजिए, 10 करोड़ के करीब तो ऐसे होंगे जो स्कूल जाने वाली उम्र के थे। केवल 1 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों में जा रहे थे 1951। 1998 में 11 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये 70 साल में ये हुआ है। ये याद रखने की जरूरत है। ये इतने स्कूल बने, इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये धीरे 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 इस गरीब मुल्क ने किया है। 1951 में सिर्फ 31 लाख मिडिल स्कूल थे, नहीं, सिर्फ 31 लाख बच्चे मिडिल स्कूलों में जा रहे थे। 31 लाख स्कूल तो नहीं थे, 31 लाख बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाले थे। 1998 में ये तादाद बढ़कर 11 करोड़ 17 लाख। ये इतना जो इंक्रीज हुआ है, ये ऐसा नहीं कि 70 साल में कुछ नहीं हो रहा, ये याद रखने की जरूरत है। 1947 में पूरे देश में सिर्फ 20 विश्वविद्यालय थे, 20 विश्वविद्यालय पूरे देश में, जिसमें ऐसे भी विश्वविद्यालय थे जो
1947 से पहले बन गए थे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये सब 1947 से पहले के बने हुए हैं। इन सबको मिला के पूरे देश में सिर्फ 20, पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ 20 विश्वविद्यालय। 1980 में ये संख्या बढ़ के 132 विश्वविद्यालय। अब देश के विकास के लिए देश की बड़ी आबादी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, शिक्षा का विस्तार जरूरी है, विज्ञान की शिक्षा का विस्तार जरूरी है, पर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। पूरे देश को एक रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि लोग ट्रेवल कर सकें, चीजें लोगों तक पहुंच सकें, लोग काम की तलाश में जब निकलते हैं तो वो गांव से शहर आ सकें। इस सब के लिए एक नेटवर्क चाहिए। 1947 में हमारे पास 77,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी। 1980 में वो 1,44,000 किलोमीटर, 1,04,480, कम से कम 30,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेलवे लाइन इस दौरान बनी। 51 से 80, 30 साल के अंदर, 30 साल में 30,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी। जब हम आजाद हुए तो हम केवल स्टील का टोटल उत्पादन जो इस मुल्क में होता था, और ये आप जानते हैं कि स्टील के बिना कोई उद्योग संभव नहीं। कारें, बसें, ट्रैम, रेलवे ट्रैक, फ्रिज, अलमारी, बिल्डिंगें बनना, इन हर चीज में, हॉस्पिटल में जो हम ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, इन हर चीज में स्टील चाहिए होता है। 1951 में हम सिर्फ 11 लाख टन स्टील पैदा करते हैं। 2001 में 2,92,00,000 टन स्टील हम हर साल पैदा करते हैं। ये सब कुछ, ये सारी फिगर मैं आपको 70 साल से की नहीं बता रहा हूं, मैं 2001 की बता रहा हूं, या उससे पहले की, 96 की, 98 की। ये आजादी के 30-40 साल के अंदर, जिसमें ये सब कुछ करने वाले जब तक नहीं आए थे। अब ये सब कुछ तो आपने कर लिया, पर अब मशीनें, मिलें, फैक्ट्रियां चलाएंगे कैसे? उसके लिए बिजली चाहिए। बाकड़ा और नांगल परियोजना का नाम आपने सुना, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं मुल्क भर में बनाई गई। 1951 में 1,713 मेगावाट बिजली पूरा मुल्क पैदा किया, कोयले से भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी मिला के 1,713 मेगावाट। 2002 में 1,05,046 मेगावाट, 1700 से 1 लाख। ये प्रोग्रेस हुई है 50 से 2000 के बीच में, 50 साल के। और ऐसा नहीं है कि केवल यही हो रहा था। इसी दौरान हमने वो देश जिसमें बेतहाशा लोग भूखा मरा करते थे, और हिंदुस्तान के आजाद होने से कुछ दिन पहले बहुत बड़ा भूखमरी पड़ी थी हिंदुस्तान में, बंगाल का फेमिन पड़ा था, जिसमें लाखों लोग भूखे मारे गए थे। 1951 में हम केवल सारे अनाज मिला के, सारे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, जितने अनाज हैं सब मिला लीजिए, कुल मिला के हम 5 करोड़ टन पैदा करते थे 1951। 1999 में इसको हमने 4 गुना कर दिया, 21 करोड़ टन। और 1999 से बहुत कई साल पहले, 1 दशक से भी ज्यादा पहले, हम अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिससे ये अंदाजा हो कि ये लोग जो रोज कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं, तो वो बुनियाद जिस पे खड़े होकर ये बोल रहे हैं, वो बुनियाद इस 70 साल के बिल्ड की। इस 70 साल में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। इस 70 साल के अंदर वो सारी की सारी रिसर्च संस्थाएं बनाई गई जिन्होंने हिंदुस्तान को आज वहां पहुंचाया है जहां आज हिंदुस्तान। ये सब का सब पिछले 5 साल में नहीं। और जब ये लोग झूठ बोलते हैं ये, और हम चुपचाप सुन लेते हैं, तो हम इनको मौका दे रहे हैं।
कि ये एक के बाद एक झूठ बोलते जाए। जब भी कोई आपसे कहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उनको ये बताइए ये कहां से हो गया, ये कैसे 5 करोड़ टन से हम 21 करोड़ टन तक पहुंचे, कैसे हुआ? ये उसी दौरान हुआ जिस दौरान आप कह रहे हैं कुछ नहीं। ये सारी सड़कें, सारे रेल, 1947 तक जब हम आजाद हुए हैं, अंग्रेज हमको एक भी, जितने हिंदुस्तान में रेल के इंजन चलते थे वो हमको इंग्लैंड से इंपोर्ट करने पड़े। हमको रेलवे इंजन बनाने की परमिशन नहीं। चितरंजन लोकोमोटिव बनाया। अब हम न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सारी अपनी ट्रेनें चलाने के लिए इंजन बना रहे हैं, हम बहुत सारे दूसरे देशों को रेलवे इंजन और रेलवे की पूरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में जो नए आजाद देश हुए हैं उनके अंदर हिंदुस्तान से इंजीनियर जाते हैं, उनकी रेलवे लाइनें बनाते हैं, उनको इनके लिए इंजन बनाते हैं, उनके लिए रेल के डिब्बे बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ कहाँ हो गया? ये पिछले 5 साल में नहीं हुआ। इसकी पूरी की पूरी बुनियाद इन 70 सालों में डाली गई है और उसका विजन पंडित नेहरू का विजन। उस विजन के बिना ये नहीं हो सकता। बहुत सारे देशों में जो नए आजाद देश हुए हैं उनके अंदर हिंदुस्तान से इंजीनियर जाते हैं, उनकी रेलवे लाइनें बनाते हैं, उनको इनके लिए इंजन बनाते हैं, उनके लिए रेल के डिब्बे बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ कहाँ हो गया? ये पिछले 5 साल में नहीं हुआ। इसकी पूरी की पूरी बुनियाद इन 70 सालों में डाली गई है और उसका विजन पंडित नेहरू का विजन। उस विजन के बिना ये नहीं हो सकता। ये आइडिया कि ये देश जो अभी 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए सोचने के लिए कि अब हम अपने पैर पे खड़े हुए, हम किसी खेमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आप पंडित नेहरू का जीवन पढ़िए, उनके बारे में बहुतों ने लिखा है। आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि पंडित नेहरू ने किसी दूसरे देश के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के इलेक्शन के दावेदार का समर्थन किया हो। ना उन्होंने किसी को बुलाया अपना समर्थन करने के लिए। ये देश की अपनी राजनीति का मामला। ये कभी नहीं हुआ। और इसलिए राजनेता और स्टेट्समैन का जो फर्क है, उस वक्त के दुनिया में जो लोग, वो जो दुनिया के स्तर के ऊपर स्टेट्समैन माने जाते हैं, उनमें पंडित नेहरू का स्थान बहुत बड़ा। ये पंडित नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, सुकार्नो और टीटो, ये चारों देश वो थे जो नए नए आजाद हुए। यूगोस्लाविया टूट के सोवियत संघ से अलग हो गया था। वो जो ईस्ट यूरोप का जो ब्लॉक था वो उससे अलग हो गए थे। उन्होंने कहा अपना रास्ता हम चुनेंगे। हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। इंडोनेशिया भी आज़ाद हुआ था और इजिप्ट भी आज़ाद हुआ। और इन चारों ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की बुनियाद डाली। और इन चारों ने मिलकर, और जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लीडिंग रोल पंडित नेहरू का था। पूरा पंचशील का जो पूरा प्रस्ताव बना, ये सब का सब ये इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी थी जिसकी डायरेक्शन हिंदुस्तान दे रहा था। उसकी डायरेक्शन पंडित नेहरू दे रहे थे। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो इन 4 देशों को लेके चला था, वो दुनिया भर के सारे जो नए आजाद देश थे उन सब का की लीडरशिप की संस्था बन गया। एक समय था उसमें 100 से ज्यादा मेंबर थे। तो ये कैसे हो गया था? ये इसलिए हो गया था कि आपके पास एक विजन था और आप पूरी दुनिया को दिशा देने की स्थिति में थे। ये सारी व्यापक समझ उस अध्ययन से आती है जो पंडित नेहरू ने किया था। उस सारे अध्ययन से जिसकी बिना पर उन्होंने वो कमाल की किताब लिखी,
और ये जो हमारे नौजवान साथी जिन्होंने वो नहीं पढ़ी है, लेटर्स ऑफ अ फादर टू द डॉटर, वो आप लोग पढ़ लें, जो इंदिरा गांधी को उन्होंने जेल से खत लिखे थे। और जरा ये सोचिए कि वो आदमी जो जेल के कमरे में बंद है, जिसके पास जेल की लाइब्रेरी के अलावा कुछ किताबें नहीं है, उसके पास ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग कहां से आती है दुनिया भर के ये विकास का। और ये लिख पाना कि रामायण आर्यों और द्रविड़ों का युद्ध नहीं था, वो आर्यों का आपसी अपना युद्ध था, लेकिन वो धर्म के अलावा वो एक अपने आप में बहुत बड़ा साहित्य है, वो महाकाव्य है। इस चीज को डिस्टिंग्विश कर पाना, धर्म ग्रंथ एक तरफ और उसकी जो लिटरेरी वैल्यू है वो दूसरी तरफ, इस सबको देख पाना, इसके लिए एक विजन चाहिए होता है, इसके लिए एक दृष्टि चाहिए। यही वो दृष्टि है जो आपको अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद आपको इस चीज का ध्यान दिलाती है कि एक नाटक की संस्था होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दोस्त नहीं जानते होंगे, ये रजनीश जी वहीं से हैं, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं। तो नाटक की संस्था होनी चाहिए, संगीत की संस्था होनी चाहिए, संगीत की एक एकेडमी होनी चाहिए जहां पे कलाकार तय करेंगे, साहित्य की एकेडमी होनी चाहिए। जैसे साइंस की एकेडमी है वैसे साहित्य की भी एकेडमी होनी चाहिए, कला की भी एकेडमी। और इस एकेडमी को उनको वैज्ञानिक चलाएं, इसको कलाकार चलाएं, इसको थिएटर के लोग चलाएं, इसको साहित्यकार चलाएं। ये विजन जब आपके पास होता है, जब आप स्टेट्समैन, वरना आप हमेशा चुनाव जीतने की 2-4, 2-4-6 करते रहते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते ही पढ़ रहा था, नहीं अभी कल परसों ही, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ था 1961 में, उस वक्त जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, पंडित जी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी थे। वो सारे वक्त 5-6 दिन वो डिबेट चली थी, वो सुबह से शाम तक सारी डिबेट उन्होंने सुनी, सारी डिबेट। और उनके ऊपर बहुत कड़े कड़े हमले हुए थे। हमला करने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मीनू मसानी भी थे, और बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। उन सब ने हमले किए और पंडित नेहरू ने सबको सुना और फिर सबका जवाब दिया। अभी चीन से हमारी एक झड़प हुई है, उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट जो हुई, ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक दिन उसको अटेंड किया, ना प्रधानमंत्री, ना डिफेंस मिनिस्टर। तो ये फर्क है, ये वो फर्क है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं। आपको जनता ने चुन के भेजा है और आपको पार्लियामेंट को जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष कितना ही कमजोर क्यों ना हो, विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी है। ये बेसिक डेमोक्रेटिक सेंस जो आजकल के जो नए जो उत्तराधिकारी आए हैं, ये उस परंपरा के उत्तराधिकारी नहीं है। इस पर कब्जा तो कर लिया है इन्होंने, ये उस परंपरा के उत्तराधिकारी नहीं है जो बेसिकली डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, इंक्लूसिव परंपरा। एक वो परंपरा थी जो पूरे देश के बारे में सोचती थी और पूरे देश का क्या पोजीशन होगी इन दी कम्युनिटी ऑफ नेशंस, बाकी दुनिया के सामने हम अपने देश को कैसे प्रस्तुत करें। तो ये मैं समझता हूं ये बुनियादी चीज है। जो पंडित नेहरू की लीगेसी क्या है, वो लीगेसी ये है, लीगेसी ऑफ अ विजन जो ऑल इंक्लूसिव था, जो सेल्फ रिलायंस का था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का था, और अपने देश को अपने पैरों पे खड़े करने का विजन था। और उसके अंदर किसी एक वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष का नहीं, पूरे देश की समस्त आबादी का विकास हो, वो जो विजन था, वो विजन है जो आज हम इस रोज जो ये नारे लगते रहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये असल में उस विजन के ऊपर अटैक किया जाता। तो बुनियादी तौर पे मुझे ये कहना था, मुझे पता नहीं कि आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे या कुछ और। शुक्रिया। जी बस मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जब एक देश आजाद होता है तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी, सामाजिक परिवेश जो थे या जो भी, क्योंकि उन दिनों दंगे भी हुए थे, मुझे अच्छे से पता है, और मतलब कि क्या स्थिति थी, क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे नेहरू जी के सामने? देखिए, वो
कुछ चैलेंजेस की तरफ तो मैंने जिक्र किया। जी, 100 में से मुश्किल से 20 लोग पढ़ना लिखना जानते थे जी, और आपको एक नया देश निर्माण करना था। एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था। एक चैलेंज था पार्टीशन का। उसका अंदाजा आपको कुछ इससे हो जाएगा कि दिल्ली की आबादी पार्टीशन के वक्त 9 लाख थी, उसमें 3.25 लाख मुसलमान थे, तो लगभग 33% आबादी दिल्ली की मुसलमानों की। जब ये पलायन यहां से खत्म हुआ तो मुसलमानों की आबादी घट के 3% रह गई। और उसके बाद जब वहां से शरणार्थी आए हैं, पंजाब से जो लोग आए हैं, तो दिल्ली की आबादी जो 9 लाख से गिर के 6 लाख रह गई थी, वो 14 लाख हो गई। 8 लाख नए लोग इस शहर में आ गए। और ऐसा नहीं है कि यही सारे थे जो पंजाब से आए थे, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, कहाँ कहाँ वो लोग आके बसे। पर इस शहर में वहां से बहुत सारे लोग आए थे, उनको पता ही था कहाँ जा रहे हैं, उन्हें मालूम था दिल्ली एक शहर है, वो दिल्ली आ गए। वो इस शहर में जिसमें उस वक्त सिर्फ 6 लाख लोग रहते थे, उसमें 8 लाख लोगों को बसाना था। ये और आपको सरकार भी बनानी थी और आपको सरकार भी चलानी थी, पूरे देश का भी सोचना था। और आपके शहर में जहां आप रहते थे और जहां आपकी सरकार का हेडक्वार्टर था, वहां 8 लाख बेघर लोग। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जो हिंदुस्तान के पार्टीशन के फौरन बाद पंडित नेहरू और उनकी सरकार को झेलनी पड़ी। इतनी बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बॉर्डर इधर से उधर पार किया। 75,000 औरतें तो गायब हैं, उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कभी मिला ही नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हमारा पहला हमला तो उन पे ही होता है ना जो लड़ नहीं सकते, तो औरतों को किडनैप किया गया, उन्हें रेप किया गया, उन्हें मारा गया दोनों तरफ से। तो और बेतहाशा और बेघर उजड़ी हुई औरतें थी, उनको बसाना था, उनको घर देना था, उनके लिए नौकरियां ढूंढनी थी, उनके लिए कुछ काम ढूंढना था, और लाखों दूसरे लोग। और ये सब जो लोग थे जो वहां से लुट के आए थे, उनमें बहुत गुस्सा था, और यहाँ से जो लोग वहां गए थे उनमें वहां बहुत गुस्सा। वहां तो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, यहाँ तो आप एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें इस सब के बावजूद सब लोग मिलके रहेंगे। तो ऐसे वक्त में जिसमें लाखों लोग लुट पिट के आए, उनको इस चीज के लिए तैयार करना कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं, वो तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो तुम्हारी तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं वो वहां हैं। ये वो हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं, इनके साथ मिलके रहना हो। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो एक बार रिकॉर्ड है, पंडित नेहरू वहाँ कैनॉट प्लेस में से गुजर रहे थे अपनी गाड़ी में, और ये अब के नौजवानों को शायद ये बात मुश्किल समझ में आएगी, लेकिन मैंने तो खुद देखा है, पंडित नेहरू अपनी कार खुद चलाया करते और उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। तो वो कैनॉट प्लेस से, ये पार्टीशन के बाद दंगे वंगे हो रहे थे, कैनॉट प्लेस से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक भीड़ ने एक मुसलमान को घेर लिया, और उनको पता है चला कि मुसलमान ऐसे क्योंकि वो शेरवानी और पजामा पहने हुए, और पंडित जी भी शेरवानी और पजामा पहनते थे। तो वो अपनी कार में से उतरे, उनके हाथ में वॉकिंग स्टिक थी, और वो लेके उस भीड़ में घुस गए, और उन्होंने डांटा उन लोगों को, शर्म नहीं आती तुमको, हटो। और उन लोगों में इतनी मॉरल करेज थी इन लोगों में, इसलिए वो इतने बड़े नेता थे कि वो अपने कन्विक्शन के लिए अपनी जान खतरे में डालते। अगर वो भीड़ पलट पड़ती तो पंडित नेहरू को तो मार देते, लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई कि पंडित नेहरू से आंखों में आंखें डाल के देख सके, सब के सब वहां थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। 47 के बाद जो इस मुल्क में डिवीजन हुआ था, उस डिवीजन के बावजूद इस बात के ऊपर स्ट्रेस करना कि ये एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर डेमोक्रेसी रही, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी। और ये इसके ऊपर इंसिस्ट करना, खास तौर पे इन हालात में जब सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा अपहोल्डर, उसको सिर्फ इसीलिए गोली से मार दिया गया, महात्मा गांधी को, उनको तो इसीलिए मारा गया था ना, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। तो ये देखने के बाद, और पंडित नेहरू गांधी जी कितने करीब थे एक दूसरे। जब गांधी जी की हत्या हुई तो पंडित जी ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो उसके बावजूद, इतने बड़ा हमला होने के बावजूद, और अपने उसके यकीन पे खड़े रहना और उसके ऊपर इंसिस्ट करना, इससे बड़ी और इससे ज्यादा बहादुरी से उस चुनौती का मुकाबला करने में मैं नहीं समझता कोई और हमारे सामने ऐसी कोई और मिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और थोड़ा समय भी हो चुका है, और काफी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया।
जी जी। और मुझे अगर ये बच्चों को कुछ पसंद आया हो तो मुझे आप कुछ फीडबैक दे दीजिएगा। नहीं, अगर आप बोले तो हम एक बार फीडबैक बच्चों से ले लेते हैं। जी। हाँ, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है जो आपने आज सुना उस पे? Thank you, sir. Thank you very much for sharing such valuable information and statistics with us. Thank you very much. थैंक यू शाहीन, थैंक यू वेरी मच। तुषार, हाँ सर आई वांट टू शेयर। सर आपने ये बताया ना अभी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी एकदम से। तो सर उसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ ना और वो प्रधानमंत्री बने ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये आई होगी टू चैनलाइज द ह्यूमंस ऑफ दिस कंट्री। तो उसमें सर जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, एक तो फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करती है। सेकंड, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है कि कोई भी प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो फूड होता है, ग्रेन्स होता है, आइदर क्लोथिंग होता है या मेडिकल हेल्प होती है, वो सारी हेल्प लाइक जो कंट्री सिटीजन्स होते हैं उनको पहुंचाते हैं, आइदर वो अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो। तो सर जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उसी तरह से हेल्प पहुंचाई थी, वो पूरे देश में पहुंचाई हुई थी। तो सर मैं खुद राजपूत हूँ और मेरे दादा और मेरे नाना, हमारे राजपूत में सर हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं, तो मेरे दादा और मेरे नाना दोनों के घर पे ना हवेलियाँ हैं। तो दोनों साइड ऐसी हवेलियाँ कि वन हवेली वो वहाँ पर जेंट्स होते हैं नॉर्मली, और दूसरी हवेली जो होती है उसमें हम लेडीज ज़्यादा रहते हैं, उसी तरह से उनका हमारा रहता है। तो उस टाइम पे सर इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी कि जब मेरे नाना के यहाँ जहाँ है ना, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उनको स्टार्ट करनी थी, तो उनके पास स्कूल बिल्डिंग था ही नहीं। एक्चुअली वो बनाने जाते ना सर, तो उनको एटलीस्ट 1 साल या कुछ टाइम तो लगता है, बट एकदम से उन्होंने स्कूल सिस्टम स्टार्ट की थी। तो मेरे नाना ने हमारी 2 हवेली में से एक हवेली पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी थी, जिसमें उन्होंने स्कूल स्टार्ट की। फिर जब उन्होंने स्कूल बना ली, फिर वो पूरा स्कूल सिस्टम उस गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट किया गया। मेरे दादा के यहाँ सर ऐसे ही 2 हवेलियाँ हैं, उसमें से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उनको जब ऐसे प्रॉब्लम्स हुई होगी तो उनको फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग, मेडिसिन ये सब जब सप्लाई करना था, तो वो रखने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं थी उनके पास। तो उस टाइम पे एकदम से ये स्टार्ट करने के लिए मेरे दादा ने एक हवेली दी थी। तो स्टार्टिंग में वो सारी हेल्प के लिए, एड के लिए एक प्लेस जो बनाई गई थी वो मेरे दादा के घर पे मतलब हवेली में रखी गई थी। एंड आफ्टर दैट वहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट बिल्डिंग बना, और फिर अब वहाँ से वो सब मतलब सबको हेल्प दी जाती है। तो इट वॉज वेरी लाइक उनके पास सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आया था कि उनके पास तो बिल्डिंग्स ही नहीं थी कि सारे लोगों को एटलीस्ट एजुकेशन, या हम ट्रेन की बात करें या हम एरोप्लेन्स की बात करें या फिर हम पेट्रोल की बात करें, द बेसिक थिंग दैट लोगों के पास सबसे पहली नेसेसिटी होती है जब वो कोई भी प्रॉब्लम है, दैट इज अ फूड एंड क्लोथिंग। उसके बाद जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी ना, तो वो ये है कि देश के सारे लोगों के तक भले ही चलो जो लोग ऐसे एकदम अग्रेशन दिखाते नहीं है, पेशेंस दिखाते हैं, लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज या 1 मंथ जो वेट कर सकते हैं, उनके पास वो फूड या क्लोथिंग को पहुंचना चाहिए। लेकिन वो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब जो उन्होंने काउंट किया होगा कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इतना लाइक स्टोरेज होना चाहिए, वो रखने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं थी। अगर ये फ्लड है तो रेन में तो वो चीज़ रख ही नहीं पाते। उस वक्त लाइक सडनली हमें दिखे थे, तो सारे राजपूत ने खड़े होकर उनको हेल्प की, तब वो सेटल कर पाए। मतलब उनके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम तो बिल्डिंग्स बनाना था कि वो सब लोगों को एटलीस्ट बेसिक फूड और क्लोथिंग सप्लाई कर सके। सो आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो मैं जब सुनती हूँ ना मेरे नानी से और सबसे, तब उन्होंने मुझे बताया था, तो लाइक इट वाज जब वो पास जस्ट नाउ वी आर पासिंग थ्रू द फेस, हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसी कोई प्रॉब्लम लाइक हमारा प्राइम मिनिस्टर तो फेस कर ही नहीं सकता। जिन हालात से वो लोग गुजरे हैं। आप अभी दिल्ली में रहती हैं आप धर्मेश्वरी? नो, आई एम इन गुजरात। यू आर इन गुजरात? यस। सो दिल्ली में 2 मार्केट हैं, एक का नाम मेहरचंद मार्केट है, एक का नाम खन्ना मार्केट है। वो मेहरचंद खन्ना एक साहब थे, हु वाज एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और समाजी कार्यकर्ता थे, पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे।
तो पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि भाई तुम ये लोगों के रहने का और इसका उसका इंतजाम जो डिपार्टमेंट है उसमें तुम काम करो। तो ही वॉज वेरी एक्टिव एंड लेटर ही बिकेम कमिश्नर ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इवेंचुअली मिनिस्टर ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो उनके वक्त में बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ करने को नहीं था, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाए, हम अपनी कुछ दुकान शुरू कर दें। तो उन लोगों को 10-10, 15-15 गज, 20-20 गज जमीन लोधी कॉलोनी में दी गई, विच इज नाउ डेवलप्ड इनटू द मेहरचंद मार्केट एंड खन्ना मार्केट। और ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को मेहरचंद खन्ना ने ये जमीनें अलॉट की थी, इसलिए एक मार्केट का नाम मेहरचंद मार्केट रखा उन्होंने और दूसरी का खन्ना मार्केट। तो दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर एब्सोल्युटली होमलेस पीपल, जिनके पास कुछ नहीं बचा था, उनको धीरे 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 उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको जमीनें दी गई, लोन दिए गए, फैक्ट्रियां लगी। इस सब में टाइम लगा, पर इसमें जरूरी चीज ये थी कि यू हैड टू हैव द विजन। ये नहीं कि आपने लॉकडाउन ऑर्डर कर दिया कि जाओ मरो, कि वो ताली बजाने के लिए 3 दिन का नोटिस था और लॉकडाउन करने के लिए 4 घंटे का। और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, स्पेशली अंजलि कुछ कह रही थी। सर, जैसे कि सर ने कई ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी, और कई, जैसे अभी सर ने खन्ना मार्केट के बारे में बताया और कई कंपैरिजंस बताए, और जैसे कि शाहीन ने भी बोला, तो मुझे लगता है ये सारी बातें हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। हमने अपने जैसे वीडियोस बनाए, अपने अपने एरियाज में रिसर्च की, जैसे कि मैंने साइंस वाले में की, किसी ने एजुकेशन में, किसी ने उनके चाइल्डहुड में, बट सर ने हमें एक कंप्लीट समरी दी कि उन्होंने कैसे बिल्ड किया। तो हम तो जस्ट एक थोड़ा थोड़ा जान पाए थे, बट थैंक यू टू सोहेल सर कि उन्होंने हमें इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा कुछ बताया। आई एम सो हैप्पी अंजलि दैट यू लाइक व्हाट आई सेड। और ये तो एक दरिया है, इसमें जितनी बार गोते मारोगी उतनी बार मोती मिलेगी। इन लोगों ने जो छोड़ा है हमारे लिए वो बहुत बड़ी विरासत है, और उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वही उसी विरासत से ये देश बना है। वैसे मैं यहाँ पे बता भी दूं कि सर का जो है, सोहेल सर का वीडियोस अगर जरूर देखें आप, इनके स्पेशली खाने की, कपड़ों की और एक हिस्ट्री को लेके इनके बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो ये मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ स्पेशली कि जरूर ढूंढे जरूर। सर क्या नाम है उस सीरीज का? हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी प्लीज जरूर देखिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं सर उसमें। वो YouTube पे है। हिंदुस्तान की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, HINDOSTAN, हिंदुस्तान की कहानी। YouTube पे है, 12 एपिसोड है, छोटे छोटे, देखिए आप लोगों को मजा आए। और सर कभी हम इस पे भी जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हिंदुस्तान की कहानियों में। जी 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 जी। हाँ जी सर। और जो दिल्ली का स्पेशली जो कल्चर रहा है, क्योंकि आप तो कोई कोना नहीं होगा दिल्ली का जो आप नहीं जानते, तो आप जिस दिन आदेश करेंगे मैं उपस्थित हूँ। तो सर आज कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा समय से भी ऊपर चले गए हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा हमने, और शायद और बच्चे भी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं फीडबैक सबको भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आज यहाँ पे आए, और उम्मीद है दोबारा सोहेल सर से जरूर मिलेंगे हिंदुस्तान की कहानी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और किसी को जो कुछ बोलना है तो लास्ट 1-2 कमेंट्स दे सकते हैं बच्चे सोहेल सर को, अगर जो भी किसी को फीडबैक देना है। नेहा तुम कुछ कह रहे थे, या लोकेश? यस सर, मतलब सर जैसे कि अंजलि ने बोला कि आपने मतलब एक कंप्लीट समरी हमें दी, उसी तरीके से मतलब सर जैसे हमने रिसर्च किया और वीडियोस बनाई, तो उसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जिस तरीके से आपने बताए इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंसिंग लगे, और शायद अगर हम पढ़ते सिर्फ उन्हें तो वो उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुली हमें नहीं समझ में आते जितना आपके बताने पे समझ आए। तो वी आर लाइक वेरी ग्लैड कि आपने। थैंक यू नेहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ सोहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा आपसे पक्का मुलाकात होगी। थैंक यू रजनीश। थैंक यू वेरी मच राजीव गांधी फाउंडेशन फॉर कॉलिंग मी। इट वाज अ प्लेजर। सर ये तो हमारी किस्मत है कि आप हमारे साथ हैं, और दोबारा मिलते हैं सोहेल सर से एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।